RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कार्बोक्सिलिक अम्लों की सीरीज में हमारी नेक्स्ट वीडियो में आता है आपका टॉपिक कार्बोक्सिलिक अम्लों में समावयवता, आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड। हम आपको प्रत्येक चैप्टर की वीडियो लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको चैप्टर नंबर 10 जो है हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, उसके बाद आपका एल्कोहल वाला चैप्टर, फिर एल्डिहाइड, कीटोन और अब उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, लगातार हम चैप्टर वाइज आपको वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है आज का कार्बोक्सिलिक अम्लों में समावयवता। तो सबसे पहले हम समावयवता शब्द की बात करें। समावयवता कहते किसे हैं? वैसे तो ये आपको हर एक चैप्टर में बताया जाता है, चलिए यहाँ भी आपको बता देते हैं। सम अवयवता यानी यौगिकों के अणुसूत्र में समान परमाणुओं की संख्या उपस्थित होना, समान प्रकार के परमाणु उपस्थित होना, यानी वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके संरचना सूत्र, उनके गुण अलग अलग होते हों, तो ऐसे यौगिक समावयवी यौगिक कहलाते हैं और उनका यह गुण समावयवता यानी आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, क्रियात्मक समावयवता, लेकिन किस किस के साथ प्रदर्शित करेंगे उसको देखिए। ये मुख्य समावयवता है। वैसे पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी स्थान समावयवता, श्रृंखला समावयवता आदि को तो प्रदर्शित कर ही सकते हैं, लेकिन जो मुख्यतः प्रदर्शित करेंगे किसी दूसरे समूह के साथ, उसको क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर, इन दोनों का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n(O2) और ये अम्ल और एस्टर के साथ समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ साथ अगर इनको देखा जाए तो ये हाइड्रोक्सी यौगिक जो होते हैं, हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ भी ये समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं इसी सूत्र के साथ। जैसे कि अगर हम ले लें CH3 CH2 COOH, ये ले लिया हमने एक यौगिक, एक अम्ल जिसमें 1 2 3 कार्बन है, तो C3 3 और 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन है और OO 2 ऑक्सीजन है। तो ये इसका अणुसूत्र है। यहां पर देखिए ये हमारा COOH आया, तो ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका अणुसूत्र C3H6O2 है। लेकिन इसी को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 COO और CH3। ये हमारा हुआ एस्टर, अम्ल के साथ एस्टर, अम्ल के साथ एस्टर, देख लेना 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इसका अभिसूत्र C3H6O2 ही है। अब एक ये भी देख लीजिए, हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार से प्रदर्शित करेगा। यहां पर ये आपका हो जाएगा CH3 CH CHO, ये हमने एल्डिहाइड बना दिया, 1 2 3 कार्बन। अब हमारे पास 3 और एक 4 और एक 5, ये 5 हाइड्रोजन आ चुके, 1 ऑक्सीजन आ चुका, अभी 1 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाकी है, ये यहां पर आ सकता है, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी। दूसरे अगर लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होंगे इसमें बीटा, गामा, डेल वगैरह हो सकते हैं, यानी OH समूह के साथ आपका CHO समूह यानी एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। इसी प्रकार से हम इनको कीटोन के रूप में भी ले सकते हैं, जैसे कि CH3 CO CH2OH, ये हाइड्रोक्सी कीटोन हो गया, इसमें CO समूह यानी कीटोन भी है और OH यानी हाइड्रोक्सी समूह भी है। अब आप इनके IUPAC नाम लिखकर भी देख सकते हैं, हर किसी का नाम अलग अलग आएगा। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इन चारों यौगिकों को आप अपनी कॉपी पर लिखें, वीडियो को पॉज करें, IUPAC नाम इनके लिखकर देखिए और उसके बाद फिर वीडियो ऑन करके आप इनकी आंसर मैच कर लें। मैं आपको फिलहाल बता रहा हूं, जैसे 3 कार्बन पर ये प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। एस्टर का नामकरण हमने अभी तक किसी वीडियो में आपको नहीं बताया, तो यहां पर चलिए मैं वैसे नाम बता रहा हूं। इसका नाम होगा मेथिल एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट। इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनएल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल,
इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल और इसका नाम हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी, पहली पोजीशन पर है तो 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 ओल। इस प्रकार से हम इनके IUPAC नाम देख सकते हैं और इनकी समावयवता को भी देख सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि ये क्रियात्मक समावयवता तो प्रदर्शित करेंगे अम्ल एस्टर, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये पूरा एक यौगिक है। हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी इसमें हाइड्रोक्सी समूह भी होगा, एल्डिहाइड भी, या हाइड्रोक्सी कीटोन के साथ तो क्रियात्मक समावयवता, इसके अतिरिक्त श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता आदि को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप इस CnH2n into O में n इक्वल टू, अभी हमने 3 के लिए किया था, आप 4, n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 6, बस इन 3 के लिए और इस प्रकार की संरचनाओं को स्थान संरचना, स्थान समावयवता, क्रियात्मक समावयवता आदि के लिए इन यौगिकों को बनाकर, इनकी संरचना बनाकर, इनके IUPAC के नाम के साथ आप लोग इनको लिख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना। कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना यानी क्या, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जैसे मैंने आपको बताया था पहले, CO और OH, इन दोनों ग्रुप को मिलाने पर COOH समूह बनता है। ये होता है आपका कार्बोनिल, ये होता है आपका हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल, और ये बन गया आपका कार्बोक्सी। कार्बोक्सिल ग्रुप का निर्माण हो जाता है। अब इसकी संरचना को अगर हम देखें तो देखना, इसकी संरचना C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, इस प्रकार से उपस्थित हो सकती है, इस प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। देखना, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो आपके होते हैं सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और द्विबंध में होता है एक सिग्मा और एक पाई। किसी भी परमाणु का संकरण ज्ञात करने के लिए उसमें उपस्थित सभी सिग्मा बंधों और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो कोई है ही नहीं, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, चारों के चारों संयोजकता यहाँ पर बैलेंस है। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बंध उपस्थित हैं। 3 सिग्मा बंध उपस्थित होने के कारण जो ये कार्बन परमाणु है, ये आपका sp2, 2 और 1 3, sp2 संकरित होता है। अब जब कार्बन परमाणु sp2 संकरित हुआ तो उसकी संरचना त्रिकोणीय अवस्था में होती है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, इसके साथ इस H को जोड़ा जा सकता है। यानी यहाँ पर जो बंध होगा वो 120 अंश का होगा, 120 डिग्री का होगा, क्योंकि sp2 संरचना इस प्रकार से त्रिकोणीय रूप में होती है। और ये सभी परमाणु एक तल में होते हैं, समतलीय होते हैं, प्लेनर संरचना होती है। तो इसको इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना तलीय यानी प्लेनर और त्रिकोणीय रूप में होती है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बंध 120 डिग्री का होता है। इस COOH समूह की जो बंध लंबाइयां होती हैं वो कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती हैं। अब अगर हम इस COOH समूह को देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें से कौन सा ऑक्सीजन हमारा हाइड्रोजन के साथ है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना को बनाया जा सकता है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और उसके साथ H। कार्बन के पास तो कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं इस प्रकार से। तो यहां अगर देखा जाए तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के प्रति अधिक विद्युत ऋणी होता है। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो यहाँ पर द्विबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिस कारण से इसकी जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है, C सिंगल बॉन्ड O। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इसके पास आ गया थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, अब इस कार्बन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड O और H, इस टाइप से हम इनको ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है,
तो ये लोन पेयर यहाँ कार्बन की ओर को आकर्षित हो जाएंगे और ये आपका बन जाएगा कुछ इस टाइप से कि CO यहाँ पर, उसके बाद ये O और फिर यहाँ पर ये H। ये तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। इसके साथ जो ये लोन पेयर आया यहाँ पर, तो यहाँ इसके साथ बन गया डबल बॉन्ड और ये बन गया पॉजिटिव। अब यहां इसके आगे अगर देखा जाए तो जो ये COOH का ये पॉजिटिव चार्ज है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अगर देखें तो ऑक्सीजन विद्युत ऋणी होता है, हाइड्रोजन विद्युत धनी होता है। तो हाइड्रोजन इस प्लस चार्ज को लेने की प्रवृत्ति रखता है, यानी जो यहाँ के शेयर्ड पेयर हैं, यहाँ के बंध युग्म हैं, वो इस ऑक्सीजन की ओर आने की प्रवृत्ति रखेंगे, यानी ये बन जाएगा C है कि C सिंगल बॉन्ड O, ये नेगेटिव सेम टू सेम आपका, और यहाँ पर अब आपका डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये H पॉजिटिव के रूप में अलग हो जाएगा। तो इस संरचना के कारण, इस गुण के कारण ही कार्बोक्सिलिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये H पॉजिटिव को, हाइड्रोजन आयन को निर्गत करते हैं। तो इस H पॉजिटिव के त्यागने के कारण ही कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार से आप कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो संरचना है, इनको हम संकरित संरचना, हाइब्रिड संरचना बोलेंगे, उन संरचनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो संरचना बनाई है वो केवल COH समूह, कार्बोक्सिलिक समूह की बनाई है। वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा होता है R, तो यहाँ इन पोजीशन पर आप सभी जगह R को जोड़कर दिखा सकते हैं। ये RCOO नेगेटिव जो समूह होता है आपका, कार्बोक्सिलेट आयन इसको बोलते हैं। जैसे RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, तो ये RCOO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन बोला जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा CH3COOH ये एसिटिक अम्ल होता है, लेकिन CH3COO नेगेटिव को हम एसीटेट, कार्बोक्सिलेट बताया है मैंने, कार्बोक्सिलेट, तो इसको एसीटेट समूह कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम अम्लों के नाम, उनके समूहों के जो आयन्स होते हैं, उन आयनों के नाम भी लिख सकते हैं, अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस हमने आपको दो ही बातें बताई हैं। एक तो आपको समावयवता के बारे में बताया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, जो कि एस्टर के साथ और हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ प्रदर्शित करती हैं। दूसरी, हमने आप लोगों को कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना के बारे में बताया है। आगे की वीडियो में हम इस चैप्टर का अगला भाग यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण और उनके गुण आदि को क्रमानुसार प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।